नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं अजीत पवार गुट के एनसीपी के नए दफ्तर में। वही एनसीपी दफ्तर जिसे आज खोलने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी, एक चाबी का इंतजार करना पड़ा। तो महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार भले ही लोगों को बिना भनक लगे वो शामिल हो गए हो, लेकिन उनके समर्थकों को यहाँ प्रवेश करने में किस तरह से परेशानी हुई, मशक्कत करनी पड़ी, आपको हम दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे रिपोर्ट में कि किस तरह से एनसीपी बनाम एनसीपी में इतने समय के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शरद पवार और अजीत पवार के गुट को कितने विधायकों का समर्थन है। तो ये साफ होगा कल दो बड़ी बैठकें होंगी जिस पर नजरें बनी होंगी और पता चलेगा कि कितने विधायकों का समर्थन दोनों गुट को हासिल है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अजीत पवार वाली एनसीपी के नए प्रदेश कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत करते समर्थक। हालांकि मंत्रालय के सामने बने इस सरकारी बंगले में घुसने के लिए अजीत पवार के समर्थकों को इसके पहले 2 घंटे इंतजार करना पड़ा था। 2 घंटे बाद भी चाबी नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता बाद में जबरदस्ती दरवाजा खोलकर घुस गए। अजीत पवार की बगावत के बाद अजीत पवार गुट के एनसीपी के प्रदेश कार्यालय को बंगला तो मिल गया था, लेकिन चाबी नहीं मिली थी। लिहाजा 2 घंटे तक यहाँ पर लोगों को इंतजार करना पड़ा। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हो गए, लेकिन फिर ये जो दरवाजा था इसे धक्का मारा गया और धक्का मारकर इसे खोला गया है। चाबी नहीं आई, वो ऊपर का जो कड़ी था ना, चाबी की चाहिए नहीं, वो इधर से अंदर से उसने कड़ी लगाया और बाहर से ताला लगाया है, तो बाहर का चाबी नहीं आया। तो वो दरवाजा थोड़ा प्रेस करने के बाद अपनी कड़ी कैसे नीचे गिरती है ऐसे गिरी और वो दरवाजा खुला। ये जानबूझकर किया गया? जानबूझ के किया। आप लगता है जानबूझ के 100% जानबूझ के किया। मंत्रालय में मंत्रिमंडल की मीटिंग में अजीत पवार सहित उनके सभी साथी हाजिर रहे, लेकिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। बाहर निकलने के बाद अजित पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री जल्द ही फैसला लेंगे। आम्ही एकत्रपणे काम करायचं ठरवलेलं आहे। हमने एक साथ काम करने का तय किया है, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। मंत्रिमंडल विभाग बंटवारे के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री सबकी राय सुनने के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। शिंदे साहेबांनी घ्यायचा असतो आणि शिंदे साहेब तो निर्णय योग्य पद्धतीने घेतील। दूसरी तरफ कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी पार्टी की मीटिंग की। आशंका थी कि कांग्रेस नेता विरोधी दल के लिए दावा करेगी, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल शरद पवार का साथ देने का फैसला लेना उचित समझा। आखिर जो संवैधानिक जो सिस्टम है, जो भी दल अपोजिशन में बड़ा होता है उसी का विरोधी पक्ष नेता होता है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन कल शरद पवार जी भी मीटिंग ले रहे हैं, अजीत पवार भी मीटिंग ले रहे हैं, तो वो कल का जो पिक्चर बनेगा, सिनेरियो आएगा। और अभी समय है, महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन 18 तारीख को शुरू होगा और तब तक हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो पवार साहब से और उद्धव साहब ठाकरे से चर्चा कर ये विषयों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाए। शरद पवार अकेले नहीं पड़ गए, हम उनके साथ हैं और वो मजबूत है। पवार साहब को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, पहचानता हूँ। शरद पवार साहब ये बाला साहब ठाकरे जैसे ही है, अभी कभी भी अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते। एनसीपी बनाम एनसीपी की इस जंग में बुधवार का दिन बहुत अहम है, क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार दोनों ने अपने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है। शरद पवार ने यशवंतराव चौहान सेंटर में, तो अजीत पवार ने बांद्रा की एमएटी भुजबल नॉलेज सिटी में। कल के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद किसके पास कितने विधायक हैं, ये तस्वीर साफ होने के पूरे आसार लगते हैं। मुंबई से अपनी सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन अशोक महाडिक और संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पर भाई बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला सामने आया है। इस बेहद शर्मनाक मामले का आरोपी प्रवेश शुक्ला सीधी से बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये इनकी मानसिकता दिखाते हैं। ये कितने भी आदिवासी हितैषी बने, पर हकीकत में ये सब आदिवासी विरोधी हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं। और यही कारण है कि इनके लोग लगातार आदिवासियों पर अत्याचार होने में अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम आता है तो इन भाजपा नेताओं का आता है। शिवराज सिंह चौहान जी, सिर्फ आदिवासियों को चप्पल पहनाने से और हेलीकॉप्टर में घुमाने से परिवर्तन नहीं आएगा। आप अपनी सोच बदलो, भाजपा के लोगों की सोच बदलो और इस पूरे वाक्य पर, इस पूरे कृत्य पर पूरी भाजपा को, सबसे आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए और भाजपा को शर्म आना चाहिए।
बताया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता पर मानसून सत्र में नहीं बल्कि शरद सत्र में सरकार बिल ला सकती है। कल संसदीय समिति की होने वाली बैठक में पूर्वोत्तर और आदिवासी इलाकों को इससे बाहर रखने का प्रस्ताव भी आया है और इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नागरिक संहिता कानून पर स्थायी समिति की बैठक में ये बात निकल कर आ रही है कि आदिवासी समुदायों और पूर्वोत्तर को इससे अलग रखा जा सकता है। माना जा रहा है कि इसके लिए पूर्वोत्तर में बीजेपी के सहयोगी दलों का दबाव रहा है। मसलन नागालैंड की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी और मिजोरम में मिजो नेशनल पार्टी को लगता है कि समान नागरिक संहिता का उनकी संस्कृति पर असर पड़ेगा। बतौर एक राजनीतिक पार्टी हम मानते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों की अपनी एक अलग सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है। हम चाहते हैं कि वो हमेशा कायम रहे, उसे छेड़ा न जाए। जो सवाल आज पूर्वोत्तर के लोग उठा रहे हैं, देश में बाकी कई समुदाय के लोग भी ऐसे सवाल उठा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के सामने इस मुद्दे पर आम सहमत बनाना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगी माने जा रहे दल भी बीजेपी की जल्दबाजी पर सवाल उठा रहे हैं। आदिवासी समाज की बात नहीं है, सारे धर्मों में इतनी ज्यादा चीजें अभी बाकी हैं जिनमें बहुत डिटेल में वर्किंग करने की जरूरत है और सरकार को सहमति बनाने की जरूरत है। यूसीसी का कोई ड्राफ्ट नहीं, वो सिर्फ एक काली लिफाफा है। इस लिफाफा में लिखा है यूसीसी, अंदर देखो कुछ नहीं, ये ड्राफ्ट नहीं है, कोई बिल नहीं है, सरकार कोई भी चीज सर्कुलेट नहीं कर रही। और तो और समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक तौर पर सहमत देने वाली आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ये कह दिया कि भारत की विविधता बची रहनी चाहिए और ये सही समय नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सोमवार को ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिले। वहां समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी जारी है। बहुत लोगों के विचार लिए हैं, 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे। समान नागरिक संहिता पर अब तक 19 लाख सुझाव आ चुके हैं। 13 जुलाई तक सुझाव आने हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि मानसून सत्र में सरकार बिल ला पाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि इसे शीत सत्र तक लाया जा सकता है। इस बैठक के बाद सामने आ रही बातें बता रही है कि यूसीसी को लेकर आम राय बनाना आसान नहीं होगा। जिस तर्क पर पूर्वोत्तर और आदिवासियों को इससे अलग रखने की बात है, वही तर्क कुछ और समुदाय अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साफ है कि सरकार को इस पर आम राय बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। नई दिल्ली में रवीश रंजन शुक्ला के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र बैक चैनल के जरिए अलग अलग समुदायों से बातचीत कर रहा है और इसी का असर है कि पूर्वोत्तर को अलग अलग राज्यों से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 2 खुल गया है और इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि हिंसा के स्तर में कमी आएगी। देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में ये तस्वीरें आम हो गई हैं। हालांकि केंद्र सरकार का ये दावा है कि पिछले कुछ दिनों में हिंसा घटी है। दरअसल केंद्र सरकार अब बैक चैनल्स के जरिए दोनों समुदायों के साथ बात कर रही है और मानती है कि इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। नेशनल हाईवे 2 खुलने से उम्मीद बनी है कि आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे। एनडीटीवी इंडिया को पता चला है कि असम राइफल्स ने जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है, उसके मुताबिक सू रिलेटेड एक्सरसाइज लगभग खत्म हो गई है और हथियार और काडर दोनों की गिनती हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर वहां बफर जोन बनाया गया है ताकि दोनों समुदाय फिलहाल एक दूसरे से अलग रहें। और अब इन इलाकों में एक तरह की फोर्स ही डिप्लॉय की जा रही है और साथ में फोर्स को रोटेट भी किया जा रहा है ताकि बेहतर समन्वय बन सके। हमने ये तय किया है कि मणिपुर में जितने भी बंकर हैं उन्हें खत्म किया जाएगा।
साथ ही संवेदनशील इलाकों में स्टेट फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी चिंता अब भी लूटे गए हथियारों को लेकर ही है, क्योंकि राज्य सरकार का कहना है कि 5000 लूटे गए हथियारों में से सिर्फ 2000 ही वापस आए हैं। जो पीस कमेटी केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा के स्तर को कम करने के लिए बनाई थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब बैक चैनल टॉक्स के जरिए जो है दोनों समुदायों से बात कर रही है और उम्मीद कर रही है कि वहां पर जो है वो शांति बहाली दोबारा से वो कर पाने में कामयाब होगी और जो लोग विस्थापित हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द उन्हें अपने घर भेजा जा सकेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बीते 1 महीने से हर मामलों पर प्रतिक्रिया देने के साथ साथ ये नहीं कहना भूलते कि उनके खिलाफ जांच एजेंसी सीबीआई चार्जशीट दायर करेगी। कल सीबीआई ने आरोप पत्र दायर कर दिया। बीजेपी जहां उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ महागठबंधन के सभी घटक दलों का कहना है कि उनके इस्तीफे की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। मनीष कुमार की रिपोर्ट देखिए। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में सोमवार को तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर होने से उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को कोई हैरानी नहीं हुई है। 23 जून को पटना में जो मीटिंग हुई और जिस तरह से यहाँ विपक्षी के तमाम बड़े बड़े नेता जुटे, उसके बाद से ये हिल गए हैं। 2024 का जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में यानी हमको पूरा यकीन है कि इनकी सरकार जो है जाने वाली है। उसी बेचैनी में ये सब कुछ कर रहे हैं। वो चाहे राजद हो या जनता दल यूनाइटेड या सीपीआई-एमएल, सबका कहना है कि इस मामले में इस्तीफे का सवाल इसलिए नहीं क्योंकि जांच एजेंसी ने 2 बार कोर्ट में सबूतों के अभाव में जांच बंद करने की याचिका दायर की थी। और जैसे ही पिछले साल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने को लेकर तेजस्वी सक्रिय हुए, फिर से जांच शुरू हुई और छापेमारी और पूछताछ का दौर शुरू हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, इसलिए उन आरोपों पर जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बड़ा बहादुर आदमी। AK इंफोसिस्टम कंपनी के बारे में क्या कहना है ललन जी को पूछ लीजिए कि आज उस कंपनी के पास करोड़ों की जमीन है और उस कंपनी के मालिक कौन है, तो तेजस्वी यादव हैं। 1 लाख में उस कंपनी के शेयर खरीद लिया, डायरेक्टर बन गए और पूरी कंपनी को कब्जे में ले लिया। तो यही तो उनको तरीका था। इसलिए नीतीश कुमार को अविलंब तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूंगा। तो आपकी परीक्षा है, आप भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं कि नहीं करते देखना है। आप बर्खास्त कीजिए। करप्शन के मामले में चार्जशीटेड न तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार विधानसभा के आगामी सत्र में ये मुद्दा निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए गले की फांस बन सकता है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और गुरुग्राम किस तरह से हुआ पानी पानी, दिखाएंगे आपको तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब आइए आपको मोहब्बत की एक अलग सी कहानी बताते हैं। 27 साल की पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अपने प्यार को पाने के लिए सरहद पार भारत पहुंच गई। पति को छोड़ा अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई और नोएडा के रबुपुरा में अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने लगी। कोरोना काल में सचिन और सीमा PUBG गेम खेला करते थे और इसी तरह उनका परिचय हुआ। सीमा के इस कदम से भारतीय सुरक्षा तंत्र की लापरवाही सामने आई है। फिलहाल सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया गया है। 27 साल की पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने मोहब्बत के लिए सारी सरहदें तोड़ी, शौहर को छोड़ा, 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई और नोएडा चली आई।
न पाकिस्तान को खबर मिली न भारत को। अधिकारी हैरान है कि मोहब्बत की ये घुसपैठ किसी को दिखी क्यों नहीं। पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है, इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के कि यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है, जैसे कि इसने बताया, और वहीं पे काम करता है। परिवार को बता के आए थे पाकिस्तान में? नहीं। तो वहाँ से यहाँ आने का मन क्यों किया आपका? इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ, मुझे वापस नहीं जाना चाहेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सतह पर इस रोमानी प्रेम कहानी के कुछ चिंतित करने वाले पहलू भी हैं। सीमा का जुर्म भले मोहब्बत हो, लेकिन इस तरह की घुसपैठ खतरनाक इरादों और मंसूबों के साथ भी हो सकती है। अब भी सीमा हैदर की कहानी के कई पहलू खुलने बाकी हैं जो पर्याप्त संदेह पैदा कर सकते हैं। ऐसी घुसपैठ वैसे भी पिछले दिनों खूब देखने को मिली है। पिछले साल 11 जून को भारत नेपाल सीमा पर सीतामढ़ी में 2 चीनी नागरिक बिना वीजा के पकड़े गए। उन्होंने बताया कि वो ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में रहे और जेपी ग्रीन सोसाइटी में भी। वो चीनियों के अवैध शराब के अड्डे से जुड़े थे। इसके अलावा अफ्रीकी मूल के नागरिकों का ड्रग कार्टेल भी चलता रहा है। बिना वीजा या अवैध वीजा के साथ ऐसी आपराधिक घुसपैठ के मामले बढ़े हैं। प्यार अब भी करता हूँ, हम बहुत प्यार करते हैं आपस में। सरकार से क्या मांग कर रहे हो? सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। सीमा हैदर और सचिन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जिस घर में वो रह रहे थे उसके मालिकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तरह तरह की कहानियां बन रही हैं। खतरा यह है कि इस एक मामले को निपटाकर पुलिस निश्चिंत न हो जाए। सच तो यह है कि सीमा ने जो कुछ किया है उससे भारतीय सुरक्षा तंत्र की खामी और लापरवाही उजागर होती है। ग्रेटर नोएडा से अरविंद उत्तम की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली से सटे गुड़गांव में तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन जगह जगह पानी जमा होने से खूब परेशानी हुई। सड़कों रास्तों पर पानी रुकने से लोग फंस गए, गाड़ियां फंस गईं, आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए।